सो गाइस, यूपीएससी गैंग में आपका स्वागत है। आज से हम लोग शुरुआत करेंगे मिडिवल इंडिया की। मिडिवल इंडिया एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी। अगर मैं अपनी इंडियन हिस्ट्री की बात करूं, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री को जब तक कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तब तक हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। हालांकि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री, दे आर एक्चुअली वेरी लेस, बट इफ यू टॉक अबाउट द आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्ट एंड कल्चर में भी अगर मैं मिडिवल इंडिया को मेजर पार्ट में डिवाइड करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइमलाइन अगर बात करते हैं तो हम लोग इसको समझते हैं कि 1000 एडी से लेके 1000 एडी से लेके हम लोग कह सकते हैं कि 1857 या फिर 1757, दोनों ही टाइमलाइन को हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम इस टाइमलाइन को ना, ये जो इन दोनों के बीच का टाइम है, इसको हम ट्रांजिशन पीरियड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब बात करते हैं इस टाइमलाइन के अंदर तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इसके अंदर 4-5 बड़े मेजर चंक निकल के आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर दिल्ली सल्तनत की, सुल्तान ऑफ दिल्ली की। ठीक है, इनका जो टाइमलाइन रहेगा वो रफली रहेगा 1206 टू 1526 तक। ठीक है, इनफैक्ट इसको हम यहाँ से एक्सटेंड करके 1192 भी कर सकते हैं, क्योंकि बैटल ऑफ टेरेन जो सेकंड हुई थी बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी, उसके बाद चीजें चेंज होनी शुरू होती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन इसका ये है। सेकंड इंपॉर्टेंट सेक्शन हम इसमें पढ़ेंगे मुगल्स को। ठीक है, अब मुगल्स को भी पढ़ने के लिए हमारे पास दो टाइमलाइन है। एक हमारे पास है 1526 से लेके 1707 और दूसरी है 1707 से लेके 1857 तक। ठीक है, तो ये फर्स्ट फेज है, ये सेकंड फेज है। तो इस वाले में जो मुगल्स हम बोलते हैं वो हम बोलते हैं माइटी मुगल्स, और इस वाले में बोलते हैं हम लेसर मुगल्स। ठीक है, यहां से जो है हम कहते हैं कि मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन या पतन होना शुरू हुआ था, बट दे वर सो स्ट्रॉन्ग कि उनको देर सवाल लगे डिसइंटीग्रेट कंप्लीट होने में। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज उसके अंदर हम देखते हैं वो है आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो पार्ट होता है, दैट इज सूफी मूवमेंट एंड भक्ति मूवमेंट। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। प्लस हम इसमें सिखिज्म को भी एक बार इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सिखिज्म की भी शुरुआत यहीं से हुई थी, तो इसके बारे में बात करेंगे। देन वी टॉक अबाउट फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज विजयनगर एम्पायर। ठीक है, विजयनगर एम्पायर भी एक पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है हम थोड़ा कम तवज्जो देंगे एज कम्पेयर टू द सोशल हिस्ट्री और एंड द आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट। तो हम लोग इसको इस तरह से ही चलाने वाले हैं। ठीक है, शुरू करें। बिफोर वी स्टार्ट टू द दिस वाला सेक्शन 1192 वाला, आई विल बी गिविंग यू अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 750 एडी से लेके 1200 एडी के बीच में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी उनकी एक ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर द नेक्स्ट चैप्टर वी स्टार्ट विद द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में वी हैव मल्टीपल किंगडम्स। ठीक है, मल्टीपल किंगडम्स जैसे कि स्लेव डायनेस्टी है, ममलूक, जिसको ममलूक डायनेस्टी बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लोधीस भी आएंगे इसके अंदर, तुगलक्स भी आएंगे, खिजीर्स भी आएंगे, उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट मिडिवल हिस्ट्री, और हम लोग अभी बात करेंगे 750 एडी से लेके 1200 एडी के बीच में। तो इस टाइम को जो है कई सारे जो हिस्टोरियंस हैं इसको ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। तो व्हाट इज ट्रांजिशन? बदलाव का समय। तो अब देखिए कि एंशिएंट इंडिया को बदलने में मिडिवल इंडिया में 550 साल लगे। हम एक साल अगर इवेंट को कलेक्ट करें तो शायद हमारा करंट अफेयर इकट्ठा नहीं होता। यहाँ 550 साल में अंदर क्या क्या चीजें चेंज हुई होंगी। हालांकि चेंजेस स्लो थे, पर ग्रेजुअल थे। जब स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस होते तो थिंग्स गेट चेंज। ठीक है, तो उसके हमें ध्यान देना है। तो दिस इज व्हाट वी हैव एंड नाउ विल टॉक अबाउट दिस ओनली। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से बात करते हैं। द पीरियड बिटवीन 750 एडी एंड 1200 रेफर्ड एज द अर्ली मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अर्ली मिडिवल पीरियड कह सकते हैं या फिर लेटर एंशिएंट भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों आप कुछ भी आप यूज कर सकते हो। इट यूज्ड टू बी कॉल्ड एज द डार्क फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री ड्यू टू मल्टीपल स्टेट्स किंग्स ओवर फाइटिंग विद ईच अदर। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, हम लोगों ने बोला कि डार्क फेज। तो डार्क फेज तब होता है जब व्हेन इट वाज अ फेज ऑफ इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी कब आएगी? जब पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होंगे? क्योंकि दे वर इंडल्ज इन फाइट्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मल्टीपल किंगडम्स, मल्टीपल किंग्स, मल्टीपल किंगडम्स एंड दे ऑल वर फाइटिंग फॉर वेरियस काइंड ऑफ रिसोर्सेज फॉर वन थिंग और अदर थिंग। और इसी के अंदर जो है कभी कूप हो रहा है, कभी वही चीज रिटर्न हो रही है, कोई बड़ा हो रहा है, कोई छोटा हो रहा है, सब चीज लगातार चल रही है। तो इसीलिए इसको मैं बोलता हूँ मोस्ट डेंस पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। ठीक है, recent studies have indicated that India witnessed a growth of new India rich culture activity in the fields of art, literature। अच्छा, हमने जो बात करी आर्ट, लिटरेचर और लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट की बात करी, उस वो भी चीज जो है यहाँ पे ज्यादा अच्छे से इवॉल्व हुई थी। हालांकि उस चीज की बात हम आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में डेफिनेटली करेंगे। नाउ मूविंग अहेड, the period between divided into two major phases. Like first phase 750 AD to where in this phase the Gurjar Pratiharas in the North India, Palas in East India, Rashtrakutas in Southern India.
These power were constantly fighting with each other with an aim to set up their Gangetic region in the northern part. ठीक है, northern part में Gangetic region को क्यों कैप्चर करने की बात करी जा रही थी? Just because of resources. ठीक है, the armed conflict among these three powers is known as tripartite struggle. इसको tripartite struggle बोलते हैं. The second phase we notice the breakup of all the powers resulted in the rise of many smaller kingdom over the country. ठीक है, अच्छा ये टाइमलाइन मुझे लग रहा है थोड़ा सा चेंज होगा. आई विल करेक्ट दिस थिंग. ठीक है, तो पहली चीज समझिए कि तीन इंपॉर्टेंट किंग्स हैं, गुर्जर प्रतिहारास, सेनास, पालास एंड राष्ट्रकूटास. ये तीनों जो है आपस में भिड़ रहे हैं. क्यों भिड़ रहे हैं? इनको कंट्रोल चाहिए कन्नौज का. कन्नौज बेसिकली इनकी जो वो थी वो कन्नौज थी. कन्नौज कहाँ है? क्या बात है, और तुम्हारा जिला कहाँ है? तुम्हारा जिला कन्नौज के पास है, दोनों कहाँ है? आसपास में. ऐसा कुछ? अरे लखनऊ जाते हुए पड़ता रास्ते में. क्यों फेमस है? इत्र. यस, ऑर्गेनिक इत्र. ऐसे बोलते हैं हम, परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया ही बोलते हैं. ठीक है, मूविंग अहेड. पल्लवास से शुरू करते हैं. तो पल्लवास emerged as a South India in the time of Satavahan dynasty was on decline. अब यहाँ पे कई सारे नाम आएंगे, कई सारी डायनेस्टीज आएंगी. Try not to connect. I'm giving you this officially. Try not to connect, otherwise it will be a setback for your history, complete history. जस्ट समझ लो कि पल्लवास हाँ भाई इस टाइम पर आए थे, इतना बस याद रखो. ठीक है, अगर उसमें एलिमिनेशन लग के क्वेश्चन सॉल्व होता तो कर देना, अदरवाइज डोंट टच इट. ठीक है. Founded the dynasty Pallava. During the reign of Pallavas, made Kanchi their capital, extended the kingdom from the Krishna and south in the region for the further Arabian Sea. Note for the ruling period were Shimhavarma I. शिवा का देख लो भाई, नाम पढ़ लो, एक वो खुद ही पढ़ लो, बोलोगे थैंक यू सर. अब ना आपको बार बार एक चीज नजर आएंगे, सेट टू हैव, मतलब कहते हैं कि उन्होंने उसको डिफीट किया. तो अगेन जहां पे अनसर्टेनिटी रहेगी कंटेंट के अंदर, वहां से यूपीएससी वैसे भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा. ठीक है, और सेट टू हैव, प्रोबेबली, मे बी, इस तरह के वर्ड्स काफी बार यूज करे जाएंगे इसके अंदर. ठीक है, पर ये सब जितनी चीजें आप देख रहे हैं ना, आर्ट के लेक्चर जितनी है वो हम पढ़ेंगे डेफिनेटली. और उसी में हम जो है रिवर्स इंजीनियरिंग करके उस टाइम के हम किंग को हम पता कर सकते हैं. तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो इसलिए आपके लिए पूरा एक लेसन है. फिर चालुक्यास हैं, इनके तीन हैं, 6 to 8, 7 to 12 एंड 7 to 12th सेंचुरी. वेंगी में अलग है, कल्याणी में अलग है, बदामी में अलग है. ठीक है, चाइनीज ट्रेवलर ह्यूनसांग, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूनसांग इनके टाइम पर आए थे. ठीक है, अब ये चाइनीज जो ट्रेवलर है ये आएंगे तो इनके बारे में जो है आर्ट एंड कल्चर में भी मेंशन होता है, तो उसको वहां से हम ट्रेस करेंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. पुलकेशन 1, कीर्ति वर्मा. पुलकेशन 2, इंक्रीज द किंगडम, आंध्रा किंगडम. अब ऐसा लगता है ना कि हम रैंडमली इंडिया का मैप पढ़ रहे हैं. कभी आंध्रा की बात आ जाएगी, वेंकी की, बदामी की बात आ जाएगी, कभी कन्नौज की बात आ जाएगी. तो ये चीज कभी गुजरात में चल रहा है, कभी कुछ बंगाल में चल रहा है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा मैच करना थोड़ा सा नहीं ज्यादा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. पांड्यास 6 to 14th century, the guy who the people who built Meenakshi temple, Pandyas. ठीक है, these were those people. Then Cholas 9 to 13th century AD, 500 साल 600 साल का इतिहास इनका है. द चेरास, इनका भी 400 साल का इतिहास है. आशीष का मोटिवेशन गिरता हुआ हिस्ट्री ऑप्शन लेने के बाद. राष्ट्रकूटास, देन प्रतिहारास, ट्राइपेटर सेगल में घुस गए हम लोग. देन पालास एंड देन सेनास. सेनास बेटा बेसिकली उड़ीसा एंड बंगाल, पालास भी वहीं गए. ठीक है, नहीं सेनास बेसिकली आंध्रा वाला कोस्टल एरिया पे थे. ईस्टर्न चालुक्यास. ठीक है, गजनवीड. अब यहाँ से जो है हम लोग जो है अपनी आज की क्लास को बेसिकली स्टार्ट करेंगे. पीछे के किंग्स का हम लोगों ने किंगडम्स के एक बार वो देख लिया. अब हर एक में जो है आपके पास मान लो कि ऑन एन एवरेज 20 साल में एक डायनेस्टी आ रही है, तो 5 साल में कितने हो गए? 25 किंग हो गए. तो 25 किंग एक के हैं, तो ऐसे हमारे पास कितने हैं? 20 हैं, तो 500 किंग टोटल हो जाते हैं. और हर एक का काम याद रखना, इट्स नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, हम लोग सिर्फ प्रधानमंत्री का काम अभी भी याद रखते हैं. हम ये नहीं बोलेंगे कि सड़क जो है नितिन गडकरी बनवा रहे हैं, हम ये बोलेंगे कि मोदी सरकार ने बनवाई है. तो है ना, नहीं फर्स्ट एंड लास्ट भी याद रखने की जरूरत नहीं है. हाँ, पर इसको उल्टा ट्रेस करना ज्यादा आसान होता है.
थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन इसमें ज़्यादा होता है और इसीलिए यूपी में थोड़ा सा इसमें दम लगाना पड़ता है इसके अंदर यूपी वाले। इतने डेप्थ में नहीं जाते यार, अब नहीं जाते। अब पहले ये जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो सीक्वेंस पूछ लेते हैं, ये है आज से 12 साल पहले के क्वेश्चंस। ऐसा क्यों होता था 12 साल पहले? पहले पैटर्न क्या था यूपीएससी का? एक आपको जीएस का पेपर देना होता था और एक आपको ऑप्शनल का एमसीक्यू देना होता था। जो भी ऑप्शन आप 2 चुनते थे पहले, उसमें से किसी एक ऑप्शन का आपको एमसीक्यू देना होता था पेपर क्वालिफाई करने के लिए। एंड दैट सिचुएशन, जिसके पास हिस्ट्री होती थी, वो इतनी मोटी किताब, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, इतनी मोटी किताब, एकदम डीप डाउन फैक्ट में जाके याद करना पड़ता था। मैं बोला सीक्वेंस पूछते हैं, ये क्वेश्चन उस टाइम आया करते थे। ज्योग्राफी में भी जो बहुत डीप डाउन जाना पड़ता है, ज्योग्राफी में पूछ लेंगे कि भैया ये इक्वेटर है, कौन कौन से कंट्री पड़ रहे हैं, इंग्लिश चैनल कौन कौन चीजें क्रॉस कर रही है, ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न से कौन कौन से स्टेट्स हैं, इंडिया के स्टेट्स को ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट लगाओ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से वेस्ट लगाओ। ये जो क्वेश्चन थे सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, जो कि 2011 के बाद मैंने बहुत कम आते देखे हैं। पहले तो बाकायदा मैप दिया जाता था ज्योग्राफी का, मैप पे प्रिंट कर दिया, उसमें बता दिया कि ये जगह बताओ कौन सा है, ये कौन सा बायोडाइवर्सिटी पार्क है। तो ये सब चीजें बंद हो गई, क्योंकि वो जो रटने वाला चीज है ना, यूपीएससी में नहीं चाहता कि बच्चा रट के आए, बच्चा समझ के आए, वो ये चाहते हैं। पर ये चीजें अभी भी कायम है कि इसके अंदर ग्रेड बी, ग्रेड सी में, इसलिए वो लोग फैक्ट पे बड़े स्ट्रांग होते हैं। तो दोनों एग्जाम का नेचर ही अलग अलग है, जो जैसा नेचर है वैसे पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं गजनवीड एम्पायर की, यहाँ से शुरुआत करते हैं बेसिकली आज की क्लास। द एम्पायर ऑफ गजनवीड वाज बिल्ट ऑन द रूल्स ऑफ अब्बासिड एंड कैलिफेट इन द सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न सेंट्रल एशिया। अब्बासिड कैलिफेट क्या था? अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट सेंट्रल एशियन हिस्ट्री, नो नीड टू गो इनटू इट। अब्बासिड कैलिफेट था। कैलिफेट बेसिकली क्या बोलते हैं? खलीफा को क्या बोलते हैं हिंदी में? खलीफा, जो बेसिकली जो हाईएस्ट चेयर इन इस्लाम, ठीक है, पॉलिटिकल हाईएस्ट पॉलिटिकल चेयर इन इस्लाम, ठीक है। जो हम देखते हैं ना खिलाफत आंदोलन देखते हैं 1917 में, वो कैलिफेट के अगेंस्ट था, वो मतलब खलीफा को सपोर्ट करने के लिए था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। फ्रॉम द एंड ऑफ 9th century द अब्बासिड एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड एंड सीरीज ऑफ एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट स्टेट्स अरोज। तो यहाँ पे क्या बोला गया? सीरीज ऑफ एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट स्टेट्स अरोज। These states were independent in all, but they accepted the nominal suzerainty of the caliph, who legitimized their position by granting them a formal letter of or manchu. Formal letter मतलब caliph ने उनको बोला था कि भैया आप independent हो। In the course of time, the rulers of these states began to be called as sultans, and most of these sultans were Turks. ठीक है। The Ghaznavid were displaced by Seljukids and then by Khazarvanis empire. These empires fought with each other, and this led to the growth of militarism, which split immediate danger to India. क्या चीज चल रही है यहाँ पे? गजनवीड को किसने रिप्लेस किया? सेल्जुकिड्स ने। सेल्जुकिड्स को किसने रिप्लेस किया? खजरवानीस ने। इस तरह चलता रहेगा और इसी वजह से इंडिया के लिए पोटेंशियल थ्रेट हो गया था। ज्योग्राफिकली वी वर कनेक्टेड एंड थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो उस टाइम जो वो होते थे, जो मार्चिंग सोल्जर्स होते थे, उनके लिए भी बहुत मतलब टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी थी, रूट्स बन चुके थे। आप अगर आप मिडेबल इंडिया के रूट्स देखोगे तो आपको नजर आएगा कि हम मुगल सराय की बात करते हैं, हम निजामुद्दीन में सराय की, सराय व्हाट इज सराय? सराय शेल्टर, जहाँ पे आपको बेसिक एम्यूनिटी सारी की सारी मिल जाया करती थी, ठीक है। तो मुगल सराय का मतलब मुगल वहाँ पे स्टे होल्ड करते थे, वो ईस्ट इंडिया से ट्रैवल करते थे। तो सेम थिंग तो यहाँ पे चल रहा था। नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक hordes were constantly tried to enter India through these mountain passes attracted by India's watered plains and fertile soil. The most important resource was water and the soil. ठीक है। तो ये चीज जो है लगातार ट्रैक कर रही थी। Extending from the Punjab, from the eastern borders of Bengal, Mahmud of Ghazni 997 AD to 1033 AD, 17 plundering expeditions. ठीक है। अच्छा, इंडिया को जो है गोल्ड माइन भी कहा जाता था उस टाइम पे, लैंड ऑफ गोल्ड भी कहा जाता था, ठीक है। He claimed to have come here with twin objective by spreading Islam in India and enriching himself by taking away the wealth from India. वेल्थ में क्या ले जाएगा? नेचुरल से बात है, गोल्ड। अरे इंडिया वाले बहुत गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे। अच्छा, थाईलैंड में भी एक बुद्धा की मूर्ति है पूरी गोल्ड की है, प्रॉपर कितने 6,500 किलो का गोल्ड का एक पीस है वो, 6,500 किलो का एक गोल्ड का पीस। यहाँ से नहीं गया, थाईलैंड वाले वहीं के वही बनाए हैं। हाँ,
कंट्री कैसे एसेट मान सकती है? कंट्री अगर एसेट मानती है तो इंडिया के पास कम है। अभी भी पद्मनाभन स्वामी टेम्पल जो है केरला में, उसके 3-4 गेट अभी बंद है, और जो खुले थे उससे इतनी वेल्थ निकली थी। और जो रेगुलेशन है वो भी बायस्ड है, मेरे को लगता है। रेगुलेशंस भी एक जैसे होने चाहिए सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के, जो कि नहीं है। द कंटेम्प्रेरी पर्शियन सोर्सेज मेंशन दैट his motive was primarily spreading Islam, and that is why he got the title of Ghazni. He attacked and raided the most celebrated Hindu temple Somnath near the coast of extreme south Kathiawar region, that is in Gujarat. Moving ahead, ठीक है, ये आपका ये चैप्टर था। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अब आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर के अंदर। बेसिकली ये जो चैप्टर है इसको आप बस एक रीडिंग लेकर छोड़ देना, नो नथिंग टू मेमोराइज। अगर आप पीसीएस वाले हो, ठीक है, पीसीएस वाले जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा इसमें जो फैक्ट्स है उसको अंडरलाइन करने पड़ेंगे, दैट्स इट ऑल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली मैंने इसलिए इंट्रोडक्शन में इतना टाइम लगाया कि आप लोग कंफ्यूज ना हो किसी चीज को लेकर। ओके, अमर पीपीटी कहाँ है दूसरी? मिल गई। So now we are officially entering to Delhi सल्तनत। ठीक है, इसका एक बैकग्राउंड लेंगे। बैकग्राउंड में बेसिकली हम लोग बात करेंगे बैटल ऑफ टेरेन, 1 and 2 की। 1 में हम बात करेंगे 1191 की, और इसमें होगी 1192। और क्या कौन कौन मेन है इसके अंदर? मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। So let us start. Introduction. Muhammad Ghori, possession of Punjab and his attempt to advance into Gajrik though brought him into direct conflict with the Rajputana ruler पृथ्वीराज चौहान। क्योंकि मोहम्मद गौरी ने जो है ऑलरेडी पंजाब का पोजीशन ले लिया था, और वो ये चाह रहा था कि किसी तरीके से वो गंगा यमुना दोआब के अंदर एंटर करे। बट इसकी वजह से जो है इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान, और उसकी वजह से इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ। He had overrun many small states in Rajputana, captured Delhi and wanted to extend his control over Punjab and Ganga Valley. The same thing I have explained it. The conflict started with the claims of Bathinda that is in Punjab present day. The first battle was fought at Tarain in 1191. Gauri and his army was defeated. His narrow escape, मतलब गौरी जो है narrowly बचते हैं, जान बचा के भागते हैं अपनी। पृथ्वीराज चौहान conquered Bathinda, but he made no effort to कैप्चर मोहम्मद गौरी। ठीक है, पहली जो बैटल थी मोहम्मद गौरी जो है हार जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान जी जीत जाते हैं। अब होता क्या है कि 1191 एडी की बात है, जीतने के बाद जो है मोहम्मद गौरी जो है बड़ी मुश्किल से जान बचा के वहां से भागते हैं। बट पृथ्वीराज चौहान जो है कोई एडिशनल स्टेप नहीं लेते कि उनको कंटेन करें, उनको अरेस्ट करने की। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इसको एक बूस्ट मिलता है मोहम्मद गौरी को, और वो अपनी फोर्सेस को रीअसेंबल करता है, फिर से प्रिपरेशन करता है, और फिर से जो है एडवांस करता है इनटू इंडिया। तो हम सेकंड बैटल देखते हैं 1192 में हुई, रिगार्डेड एज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हम इंडियन हिस्ट्री में क्यों बोलेंगे? क्योंकि राजपूताना यहाँ पे पूरा धराशायी हो जाएगा और एक बहुत बड़े इलाके में जो है इस्लामिक रूल जो है स्टैब्लिश हो जाएगा। Now moving ahead, Muhammad Ghori made very careful preparations for the conquest. The Turkish and Rajputana forces came again face to face, and the Indian forces were more in number, but Turkish forces were well organized and swift moving cavalry. अब हमारे पास जो थे नंबर ऑफ मेन ज्यादा थे, पर जो टेक्नोलॉजी थी वो मोहम्मद गौरी के पास ज्यादा थी, बिकॉज दे हैव टेक्नोलॉजी प्लस दे हैव ट्रेनिंग प्लस दे हैव मूविंग स्विफ्ट, मतलब बहुत तेजी से मूव करने की क्लेवरिटी, क्या बोलते हैं, कैवलरी थी। कैवलरी का मतलब होता है घोड़े थे। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग दे वर वेरी वेरी मच वेल ऑर्गेनाइज्ड। The bulky Indian forces had no match against the superior organization, skill and speed of the Turkish cavalry. The next year क्या हुआ? मोहम्मद गौरी, the first was the horseshoes. अच्छा, horseshoes क्या होते हैं? hooves क्या होते हैं? नाल। घोड़े की नाल से क्या होगा? यस, क्योंकि वो दौड़ेगा तो उसके पैरों में दर्द नहीं होगा। घोड़े की नाल इनके पास आ चुकी थी, प्लस इनके पास जो था, जो लगाम थी जिसको स्टिर बोलते हैं, वो भी लोहे की आ चुकी थी, सैडल भी आ चुका था। तो इससे क्या हुआ? हॉर्स पे ज्यादा कंट्रोल आएगा। जब हॉर्स पे ज्यादा कंट्रोल आएगा तो क्या होगा?
फास्टर मूव कर सकते हैं, प्लस कंट्रोल मैनर में दे कैन फाइट ऑल्सो, ठीक है। Iron setup which gave a good hold to the horse rider and better skirting power in battle. Large number of Indian soldiers were killed. Prithviraj tried to escape but captured in Sarusti. Turkish army captured the fortress of Hansi, Sarusti and Samana and they moved forward and running over Delhi and Ajmer. इसके बाद जो है राजपूताना पूरा धराशायी हो गया। After turning Gauri turned to Ghazni, leaving the Indian affairs in the land of his slave. अच्छा, दो तरह के जो है स्लेव्स हुआ करते थे। स्लेव दो तरह के होते थे। एक स्लेव होता है जो हाउस होल्ड काम में किया जाता था, दूसरे स्लेव होता है जो आर्मी को सर्व करते थे। तो हम लोग बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी, हम लोग बोलते हैं गुलाम वंश, हम लोग बोलते हैं ममलूक डायनेस्टी। तीनों का मतलब एक है कि स्लेव डायनेस्टी, मतलब द डायनेस्टी इज बीइंग रन बाय स्लेव्स ऑफ मोहम्मद गौरी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो दो तरह के स्लेव्स होते थे, मैं फिर बता रहा हूँ। एक जो डोमेस्टिक कामों के लिए होते थे, दूसरे जो आर्मी के लिए होते थे। तो ये अपने आप को जो है अपनी कैपेसिटी की वजह से इनको जो है जनरल की पोजीशन मिल गई थी। एंड टर्किश कैवलरी यूजिंग टू सुपीरियर टेक्निक्स। मोहम्मद गौरी अगेन रिटर्न टू इंडिया 994। उसके बाद यमुना में 50,000 कैवलरी है, सब बेकार की बातें हैं, कुछ काम की नहीं। जयचंद को भी हरा दिया चंदवार की कन्नौज में, ठीक है। एंड जयचंद इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब जयचंद की वजह से हम कहते हैं कि मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान को जो है, हाँ ठीक है, नहीं इन्वाइट भी किया था। एंड दूसरी चीज ये थी कि कहीं ना कहीं जो है ट्रेटिंग का भी था, मतलब ट्रेटर भी थे, तो इस तरह से था। द बैटल ऑफ टेरिन चंदवार फाउंडेशन ऑफ तुर्किश रूल इन इंडिया, द पॉलिटिकल अचीवमेंट मोहम्मद गौरी इंडिया वर लास्टिंग एंड दोज ऑफ महमूद गजनी। एंड मतलब 12/6 में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो है सारी चीजें जो है अब जो है 12/6 आ चुका है। यहाँ से हम लोग प्रॉपर दिल्ली सल्तनत के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो एक और चीज बता दें, जब एरिया बटा मोहम्मद गौरी का जब एरिया बटा तो 3 बंदे निकल के आए। एक कबाचा निकल के आया, एक आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे और एक और थे, क्या नाम, यादुल्च। ये 3 लोग थे, तो 3 जनरल्स थे। 2 जनरल जो थे वो रॉयल इंडिया से थे और ये दिल्ली से, और जो दिल्ली के किंग थे वो थे ऐबक, वो स्लेव थे। तो वो दोनों लगातार इन पे प्रेशर बनाते हैं। हालांकि ये प्रेशर हैंडल कर जाते हैं, पर 1210 में इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो है इल्तुतमिश आते हैं, जो कि मोस्ट ऑर्गेनाइज किंग, वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइज किंग इन इंडियन मिडिवल हिस्ट्री। वो आया, उन्होंने यादुल्च को भी हटाया अपनी टैक्टिक से, उन्होंने कबाचा को भी भगाया, ठीक है। पूरी स्टोरी में इसको ऐसे ही बताता हूँ। 1206 में दे स्टार्टेड बिल्डिंग कुतुब मीनार। व्हाई? बख्तियार काकी और सलीम चिश्ती के लिए उन्होंने बख्तियार काकी, और एक और था कि इस्लामिक जो रूल है दैट टर्किश रूल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, सिंबॉलिक था वो, ठीक है। क्योंकि आप कुतुब मीनार में जाके देखोगे तो कोई बंदा रह नहीं सकता उसके अंदर। कोई अंदर गया है? 84-85 के वो बंद थी अंदर से। क्यों? एक तो लाइटनिंग स्ट्राइक हो गई थी, दूसरी हाँ सुसाइड नहीं, तो लोग गिर गए थे, एक्सीडेंट हो गया था बहुत बड़ा। कोई ऊपर जा रहा था, किसी ने चिल्ला दिया भूत भूत भूत, एवरीबॉडी, क्योंकि वो ऐसे गोल गोल सीढ़ियाँ हैं। आप लोग अभी उस पे गए हो, किसी लाइट हाउस पे गए हो? गोवा गया है कोई? लाइट हाउस पे गए हो कभी अंदर से? बाहर से देखा है? लाइट हाउस पे जाओगे तो इट इज लाइक दिस स्पाइरल होता है बहुत लंबा। तो जब वहां पे वापस इंसान जब भागता ना तो बहुत पहले मुझे ना पकड़ो तो आगे वाले को मैं ही को चल दूँ, तो उस चक्कर में बहुत लोग गिर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद से जो है कुतुब मीनार को ऑफिशियली बंद करके रखा हुआ है। बाहर से देख सकते हैं, अंदर से अलाउड नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, आप लोग मौसम ठीक हो रहे हैं तो आप लोग एक बार जरा विजिट कर लीजिए 3-4 जगह। कुतुब मीनार विजिट कर लीजिए एक बार रेड फोर्ट विजिट कर लीजिए, और एक बार क्या है वो हौस खास फोर्ट। 3 जगह आप विजिट कर लीजिए मेरे हिसाब से, ये मस्ट है, ठीक है। कर लोगे तो बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। गर्मियों में मत जाना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तब होती है, गर्मी में तो हालत ख़राब हो जाती है। हाँ, अभी मौसम ठीक है, अभी आप जा सकते हो, इससे तो प्रेफर करो सर्दियों में जाओ। इंडिया गेट जाने नहीं देंगे क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा है। इंडिया गेट देखा किसी ने? क्या होता है इंडिया गेट के अंदर? गेट तो है ही नहीं उसके अंदर। क्या सिंबॉलिक क्या है उसका, इसकी रेलेवेंस क्या है? अमर जवान ज्योति की रेलेवेंस क्या है? कौन सी वॉर थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1911 में बना था वो, ठीक है। और अमर जवान ज्योति 71 वॉर की है, ठीक है। अब सारे जो शहीदों को जो है पहले अब एक ही जगह जो वॉर मेमोरियल में कर दिया गया, सारे शहीदों को वॉर मेमोरियल में कर दिया गया। दैट इज अनदर थिंग। दूसरी चीज हम बात कर रहे थे कि 3-4 जगहों पे जाना आपको जरूरी है।
एक बार समय निकले तो चले जाओ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब हर जगह टिकट लगनी शुरू हो चुकी है और काफ़ी अच्छी टिकट जो है, फॉरेनर्स की तो बहुत ज़्यादा होती है, हम अपने इंडियन से तो हमें डिस्काउंट मिलता है इसका। हाँ, जो 3 लोग बताए थे आपने घोड़े पे निकल के आए थे, तो एक कबाचा, दूसरा यदुल्ज, कौन? यदुल्ज, कबाचा एंड कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो ये मैंने पूरी स्टोरी ही आपको नरेट कर दी है, ठीक है। तो ममलुक डायनेस्टी से यहाँ शुरुआत करते हैं। द ममलुक डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी, इनका जो टाइम लाइन था डेट इज 1206 टू 1290। 1206, अरे यार फैन चला दे भाई, फैन चला के जाइए, ठीक है। तो जो 1206 से 1290 के बीच में जो था ये टाइम, इसके अंदर हम बात करेंगे प्रॉपर स्लेव डायनेस्टी की। जो किंग होंगे वो सारे स्लेव डायनेस्टी के ही वंशज होते चले जाएंगे। इल्तुतमिश आएंगे, रजिया सुल्ताना आएंगी, बलबन आएंगे, 4 मेजर किंग है इसके अंदर। ग्यासुद्दीन बलबन और इल्तुतमिश सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ही वाज द फर्स्ट हु हैंडल्ड और हु एस्टैब्लिश्ड दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी। रजिया सुल्ताना इसलिए इंपॉर्टेंट होगी, शी वाज द फर्स्ट लेडी रूलर इन इंडिया, ठीक है। क्यों थी? क्योंकि बेटे जो इंजीनियरिंग करके निकले हुए थे, ठीक है। ठीक है। द ममलुक सुल्तान्स, कुतुबुद्दीन ऐबक बिगेन द पीरियड ऑफ ममलुक सुल्तान्स और द स्लेव डायनेस्टी। ममलुक इज एन अरबिक वर्ड जिसका मतलब होता है ओन्ड। It was used to distinguish the imported Turkish slaves meant for military service from the lower slaves used for the domestic labor or art field। जैसे कि मैंने बताया था कि there were two kind of slaves। एक जो थे मिलिट्री सर्विस के लिए थे और दूसरे जो थे वो डोमेस्टिक हाउस होल्ड वर्क्स के लिए थे। तो यहाँ पे जो है जो ममलूक जो वर्ड यूज किया गया वो उनके लिए यूज किया गया जो कि आर्मी के लिए जो स्लेव्स हुआ करते थे, और इसका बाकायदा मतलब होता है ओन्ड, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज को ओन कर रहे हो तो यू हैव कंप्लीट राइट ओवर द दैट पर्टिकुलर थिंग। तो मतलब यहाँ पे एक तरह कॉमोडिफिकेशन कह सकते हैं कि इंसान का था। ममलूक सुल्तान रूल्ड फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर 1206 टू 1290। और इसमें जो मोस्ट किंग्स तो ऐसे बहुत सारे आएंगे, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने 4 गिनवा दिए इसके अंदर, ऐबक, रजिया सुल्ताना, इल्तुतमिश एंड ग्यासुद्दीन बलबन, ठीक है। इन चारों के बारे में हम ज्यादा बात करेंगे। बाकी ट्रांजिशन फेज में भी लोग आएंगे, कुछ पपेट रूलर्स भी रहेंगे, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं। टर्किश स्लेव हु वर राइजिंग टू द रैंक ऑफ मोहम्मद गौरीज आर्मी। After Muhammad Ghori death in 1206, the control of Indian possessions was passed on to the कुतुबुद्दीन ऐबक। जो इंडियन पोजीशन पे जितनी भी चीज थी मोहम्मद गौरी की सारी सक्सेशन में चली गई इनके पास, बिकॉज ही वाज द जनरल ऑफ दैट टाइम। ऐबक वाज फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड ही वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिस इज द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज कुतुब मीनार। ऐबक हैड टू फेस मेनी रिवोल्ट्स फ्रॉम द राजपूत्स एंड द अदर इंडियन चीफ्स। क्यों ऐसा क्यों हुआ? हालांकि राजपूत ऑलमोस्ट धराशायी हो चुके थे, बट स्टिल दे वर फाइटिंग बैक टू गेन देयर पोजीशन एंड अपार्ट फ्रॉम अदर इंडियन चीफ्स, क्योंकि यार लगातार एक कॉन्फ्लिक्ट का ही टाइम था। तजाउद्दीन यदुल्ज, द रूलर ऑफ गजनी, क्लेम्ड हिज रूल ओवर दिल्ली एंड नसरुद्दीन कबाचा, द गवर्नर ऑफ मुल्तान एंड अच एस्पायर्ड इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब क्या हुआ, जो गजनी के जो ऑलरेडी वो थे जो किंग थे, ठीक है, उनका क्या था, वही क्लेम्ड हिज रूल ओवर दिल्ली, उन्हें बोला कि दिल्ली मेरी है। और दूसरे जो कबाचा है वो गवर्नर थे मुल्तान के और उच्च के, ये इन्होंने अपने बोला कि मैं अलग से इंडिपेंडेंस करूंगा। इन दोनों को कंट्रोल करना बड़ा भारी पड़ेगा, इनको भी और इल्तुतमिश को भी। ये दोनों का मामला जाएगा खत्म होगा इल्तुतमिश के रेन में। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट इल्तुतमिश, 1210 में ऐबक डाइड इंजरी रिसीव्ड टू फॉल फ्रॉम द हॉर्स व्हाइल प्लेइंग चौगान। चौगान का मतलब होता है पोलो। पोलो क्या होता है? घोड़े पे बॉल होती है। अच्छा, तो फिर वॉक्स लगन की आती है, वो क्या है फिर? वो भी तो पोलो ही है। और एक पोलो खाने वाली भी आती है, और एक ऑपरेशन पोलो भी हुआ था हैदराबाद में। ठीक है, पोलो स्पोर्ट ब्रांड भी होता है, यूएस पोलो स्पोर्ट ब्रांड भी होता है, मेरा फैन होता फेवरेट है। तो बेसिकली चौगान को पोलो बोलते हैं। ये वही गेम है जिसपे बहुत सारे घोड़ों पे बैठ के बहुत सारे लोग हॉकी खेलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इन देसी टर्म। कहाँ पे खेला जाता है पोलो ग्राउंड? कहाँ पर है इंडिया में? दिल्ली में। कहाँ पर है? बड़ा फेमस है, 2 फेमस ग्राउंड है, जयपुर पोलो ग्राउंड एंड दिल्ली पोलो ग्राउंड। मोदी जी घर के जस्ट सामने पोलो ग्राउंड है, कभी ट्राई करना, देखना। एंड बेसिकली दिस स्पोर्ट इज बेसिकली कन्फाइंड टू रिचेस ओनली, बिकॉज फॉर दैट यू नीड टू बाय अ हॉर्स, एंड हॉर्स में भी जो है बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। ठीक है, हॉर्स राइडिंग किसके बाद कहाँ बच गई है? एक तो शादी के दिन लड़का करता है, उसके बाद घोड़े पे। कौन गांव से हो भाई? घोड़े में तुम ईंट ढो रहे हो? इतना संपन्न राज्य हमारे उत्तर प्रदेश में, पता ही नहीं है।
वो घोड़ा नहीं होता, वो गधा भी नहीं होता, वो खच्चर होता, म्यूल होता है वो घोड़े से यार ईट धोने का। बहुत बढ़िया, तुमने तो पूरे मेडल इंडिया पे एक बार में लात मार दिया है। हम तो करते हुए लड़ाई, हम तो इतने ईट दिलवाते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आफ्टर डेथ ऑफ, अच्छा ये वर्ड्स बार बार आएंगे, अमीर बार बार आएंगे, नोबेल बार बार आएंगे। इनका मतलब है कि ये दीज वर दोज पीपल हु वर इस्लामिक स्कॉलर्स एंड दे ट्राई टू कंट्रोल द नोबिलिटी, जो नोबिलिटी हुआ करते थे। हम यहाँ पे तुर्कान चलगानी पढ़ेंगे, ग्रुप ऑफ चालीसा पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। चालीसा वो लोग थे जो कि पूरे के पूरे सिस्टम को आगे चल के चलाएंगे, ठीक है। दिस वर टॉप ब्यूरोक्रेट्स, जिसकी बात किंग सुनता था, सिंपल सी बात। ये किंग मेकर्स भी थे, ठीक है। यहाँ तो मैं शिवसेना की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अच्छा इनके जो डेथ, इनके जो बेटे थे वो थे आराम शाह। आराम शाह नाम है तो भाई आराम तो करेंगे ही। तो इन्होंने जो है डेथ ऑफ ऐबक के बाद इन्होंने बोला कि लाहौर की गद्दी पर हम बैठेंगे, बट आराम शाह वाज इनकेपेबल रूलर, तो टर्किश आमिर्स ने उनको अपोज किया एंड ही इनवाइटेड इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन थे? ये बदायूं गवर्नर थे और साथ साथ जो है इनके सन इन लॉ भी थे। तो इन्हें दिल्ली बुलाया गया और आराम शाह जो है, आराम शाह को उन्होंने डिफीट कर दिया। आराम शाह आराम से ही डिफीट हो गए थे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने शायद प्रोटेस्ट भी नहीं किया था कि ठीक है यू कैन टेक माई गद्दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मोहम्मद शाह भी है, बहुत सारे हैं यार जो मेन है। मोहम्मद शाह भी आगे मिलेंगे तुम्हें, बिटवीन हाँ अभी 4 किंग, नसरुद्दीन मिलेंगे जो आपको कहाँ मिलेंगे, बिटवीन 1242 और 1266 के बीच में मिलेंगे, कम से कम 3-4 किंग मिलेंगे, ठीक है। द करीड ऑफ कंसोलिडेटेड दिल्ली सुल्तान लार्जली विद हिम। Iltutmish has faced multiple internal external threats like Yadulj, Kabacha in the governance of Mohammad Ghori, local kingdom uprising, Jalor, Ranthambore, इन सबको इन्होंने डिफीट किया। और जो हम कहते हैं ना कंसोलिडेशन या इंटीग्रेशन ऑफ द इंटीग्रेशन, वो सारा इन्होंने यहीं पे किया, ठीक है। इंटीग्रेशन का पार्ट जो है यहीं पे हुआ। नाउ ही ड्रॉप अवे कबाजा इन 1217, 1220 में जो है डिप्लोमेटिकली चंगेज खान को इन्होंने टैकल किया। चंगेज खान एक बहुत बड़े रूलर थे जो कि उनका था कि पूरे एशिया को कैप्चर करना है और बहुत ज्यादा बारबेरिक भी हुआ करते। इन्होंने डिप्लोमेटिकली इसको किया, हैंडल किया। 1225 onward Iltutmish engaged in the army suppressing the disturbance in the east. He completed the work of Qutbuddin Aibak, that is Qutub Minar complex. That is now covered a sizable territory and group of Chalisa, group of 40 को उन्होंने establish किया, इसको तुर्काने चालगानी बोला गया। Important है, highlight. These were Turkish amirs, nobles who advised or helped the Sultan in administering the Sultanate. मतलब these were the steel frame और these were the bureaucrats. And particularly जो जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं उसके अंदर इस्लाम के लॉज को ये लोग इम्प्लीमेंट कराते थे, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होता था। अगर किंग को कोई दिक्कत होती है तो सलाह लेने के लिए किसके पास जाएगा, तो इनके पास जाते थे। पर ये देखेंगे कि जो ग्रुप ऑफ चलगानी है, आगे चल के ये चीज कंटिन्यू होगी, ये प्रथा कंटिन्यू होगी और आगे चल के ये किंग मेकर, किंग अनमेकर भी बन जाएंगे। अल्टीमेटली ग्रुप ऑफ चलगानी को तोड़ेंगे बलबन, ठीक है। After death of Iltutmish, this group assumed great power in the hands of few heirs and later decided to sultan, मतलब कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, इसको बलबन ने एलिमिनेट किया जैसे कि मैंने बताया था अभी। And he gave sultanate 2 और basic coins, silver टनका and copper जेतल। सिल्वर के जो बोला गया टनका और कॉपर के को बोला गया जेतल, कॉइन को। तो effect greater control of land assignment in lieu of cash salary, he took Turkish officers on large scale। हाँ, एकता सिस्टम इन्होंने शुरू किया, इक्तादार आया, collected the land revenue from the territory under them. This secured the Iltutmish financial and administrative control over the one of the most prestigious regions of the North India. इक्तादार मतलब इक्ता बना दिया, पूरे स्टेट को जो इक्ता में डिवाइड कर दिया, उन पे इक्तादार अपॉइंट कर दिया। इक्तादारों का काम था कि सारे लैंड रेवेन्यू को एक्सट्रैक्ट करना, जहाँ पे जैसी खेती हो रही है वैसी जो है वहां से लैंड रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करना। कितना परसेंट था इसके बारे में कहीं मेंशन नहीं है। फिर आती है रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश जब मर रहे थे तो उनको लगा कि यार मेरी गद्दी कौन लेगा, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने नॉमिनेट किया अपनी बेटी का नाम, रजिया सुल्तान थी, ठीक है। उनके जो सन थे रुकुद्दीन फिरोज असेंडेड द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ आर्मी लीडर, पर लोगों ने सपोर्ट किया रजिया को, इसलिए दिल्ली पे रजिया सुल्तान का बैठना होगा। डिस्पाइट हर ऑब्वियस क्वालिटी, रजिया डिड नॉट सिग्निफिकेंटली बेटर प्राइमरली बिकॉज, मतलब लगातार इनको जो है टर्कों ने जो है जो नोबिलिटी थी उन्होंने किया, कैरेक्टर पे इल्जाम लगाए गए एंड अल्टीमेटली इनको कहाँ था, violating feminine modesty and being too friendly to the noble Yaqut, she got killed after she was defeated the nobles, ठीक है। तो इनको मार दिया गया 1240 में और 4 साल के बाद जो है हम आगे चलते हैं। रजिया सुल्तान का एक इंपॉर्टेंस है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये
पहली वुमेन किंग थी। उसके बाद बहराम शाह, मसूद शाह, उलूग खान, नसीरुद्दीन, 4 बंदे आए। ये जो है टाइम जो इनका 1240 से लेके 1266 तक रहेगा। ठीक है। द स्ट्रगल ऑफ पावर बिटवीन सुल्तान एंड टर्किश चीफ्स चलगानी व्हिच बिगेन ड्यूरिंग द reign of Razia continued. After Razia death, the power of Chalgani increased and they became the largely responsible for the king making and unmaking. बहराम शाह 2 साल के लिए आए, मसूद शाह 4 साल के लिए, मेड सुल्तान एंड रिमूव्ड इन सक्सेशन, मतलब बनाया हटाया बनाया हटाया। बनाते कब थे जब उनकी बात मानते थे, हटाते कब तक उनकी बात नहीं मानते थे। ये चीज हम लोग मॉडर्न इंडिया में भी देखेंगे। ठीक है। आफ्टर देम उलूग खान, जिनको बाद में बलबन कहा गया। ठीक है। प्लेस द इनएक्सपीरियंस यंग नसीरुद्दीन ग्रैंडसन ऑफ इल्तुतमिश ऑन द थ्रोन हिमसेल्फ, मतलब बनाते का हटाते का। एंड द फर्दर स्ट्रेंथन द पोजीशन, मैरिड हिज डॉटर नसीरुद्दीन सुल्तान। वैसे बेसिकली सब चलता रहा। अच्छा, इब्न बतूता जिसको गाना है ना, वो भी हिंदी के टाइम पे थे, इस्लामी। ठीक है। बॉयज बलबन ने क्या किया, बलबन कौन है, उलूग खान। तो उलूग खान और बलबन को जो है एक ये ए लिख करके लिखेंगे। एक ए का मतलब क्या होता है, ऑल्सो नॉन एज या उर्फ। ठीक है। तो ये पॉइजन द मास्टर नसीरुद्दीन एंड असेंडेड इन द थ्रोन। नाउ बलबन, अब बलबन को शुरू करने से पहले बलबन के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है। ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर एंड ये एक सैवेज तरीके से काम करते थे, मतलब बहुत ज्यादा बार्बरिक तरीके प्लस साइकोलॉजिकल तरीके से। साइकोलॉजिकल तरीके से क्या, जब ये किंग बने इन्होंने सबसे पहले सोचा कि ये चलगानी को कंट्रोल करेंगे। उसके लिए जो हो सका इन्होंने किया। दूसरी चीज साइकोलॉजिकली इन्होंने 2 चीजें शुरू करी, एक था पैबोस और एक था सजदा। व्हाट इज सजदा, झुकाना, और पैबोस इसलिए किसिंग द फीट ऑफ द किंग। तो 2 चीजें करते ही जो है सामने वाला धराशायी हो जाता है। और ये आज भी कहीं पॉसिबल है। स्कूल में आप प्रिंसिपल के ऑफिस जाते हो, आप कभी किसी डीसी के ऑफिस जाते हो, कभी एसपी के ऑफिस जाते हो, या किसी नेता के ऑफिस जाते हो, तो क्या होता है वहां बोला जाता है कि सजदा करो, नहीं। वहां माहौल ऐसा क्रिएटेड। आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट में गए कभी, कोर्ट में जाओ, हिज लॉर्डशिप जाके देखो, अलग ही जैसे बोलते हैं ना ऑरा, ऐसा ऑरा क्रिएटेड होता है कि आप जो है अपनी बात अगर आप पूरा एक्सप्रेस करके रखना भी चाहोगे तो नहीं रख पाओगे। वो उस तरह का माहौल बना दिया जाता है बहुत तरह। तो वो माहौल इन्होंने इतना मैग्निफिकेंट कोर्ट बना रखा था कि लोग आते ही बोलते वाह क्या जगह है यार। यहाँ तो सिंपल सा होता है, किसी बड़े 5 स्टार होटल में चले जाओ खाना खाने के लिए, क्या होता है, अच्छा वाला खाना खाना होता है, पर दूसरे को देख के ना इतना सा इनकॉन्फिडेंस आ जाता है पहली दूसरी बार में कि यार वो भी कांटे से खा रहा है, मैं भी काट। अब कोई पराठे को कोई कैसे खा सकता है कांटे से यार, होता है ना। कभी किसी बड़ी जगह जा रहे हो, या फिर अगर आप पहला एक्सपीरियंस आपका एयरपोर्ट का होता है ना कि यार क्या टिकट्स फॉलो करो, क्या करे क्या करे, अंदर से बंदा कॉन्शियस हो जाता है क्योंकि वो पहले एक्सपीरियंस नहीं है। और दूसरी चीज है कि उन्होंने कोर्ट ऐसा बना रखा था कि उस टाइम ऐसी कोई बिल्डिंग हो ही नहीं करती जैसे इनका कोर्ट हुआ करता था। प्लस उनकी जो इमेज बनाई गई थी कि ये बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत ज्यादा जो है मतलब 2 मिनट में नाराज हो जाते हैं और आपको जो है सूली पे चढ़ा देते हैं। तो गुस्ताखी इनके आगे उनके आगे गुस्ताखी तो हो ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। हाँ वो भी है, पॉलिसी भी थी। ठीक है। तो ये सब चीजें जो मिला के जो बलबन बनते हैं। 1266 से लेके 1286 तक ये 20 साल तक राज करेंगे, खूब अच्छा कंट्रोल करेंगे। 1286 में इनकी डेथ हो जाएगी और उसके बाद 2 किंग और आएंगे। इसके बाद जो है पूरा सुल्ताना डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं। द स्ट्रगल बिटवीन सुल्तान टर्किश कंटिन्यू। उलूग खान नोन इन द हिस्ट्री gradually arrogated the power. When Balban became the Sultan, his position was not secure. Many Turkish chiefs were hostile to them, and the Mongols looking forward for the opportunity to tracking the Sultanate. The governors of the distant provinces were also trying to become independent. The Indian rulers were also ready to revolt at the smallest opportunity. The law and order situation in this area is deteriorated. मतलब सब चीजें सारी प्रॉब्लम्स थी, इन सभी को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। The Ganga Doab and Awadh were invested with the robbers, dacoits. इसकी वजह से कम्युनिकेशन जो था ईस्टर्न स्टेट्स में नहीं हो पा रहा था। Some of the Rajput जमींदार also set up the fort in the areas, मतलब वो गवर्नमेंट को डिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। The Mewatis became the bold and planter. Mewatis तो आपके लिए प्रॉब्लम तब भी रहेंगे जब हम अकबर को पढ़ेंगे। ठीक है, मेव्स बोलते थे। ठीक है, कहाँ है मेवात, कहाँ पर है? हरियाणा राजस्थान, हरियाणा राजस्थान। हाउ मेनी पीपल्स इन हरियाणा? पक्का? मेवात इज इन हरियाणा, मेवाड़ इज इन राजस्थान, मारवाड़ राजस्थान में। So what is the difference? मेवात कहाँ है प्रेजेंट डे?
नू सुना है, नू डिस्ट्रिक्ट HR 27 नेक्स्ट टू गुड़गांव, सोना से नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज नू, दैट इज मेवात, मेव रीजन। आज भी जो है वहाँ पे जो है मतलब मुझे लगता है कि अगर आपको गाड़ी टकरा जाए HR 27 नंबर से तो बिना बोले भाग जाओ वहाँ से। मजाक नहीं कर रहा मैं, मेरा एक्सपीरियंस है। मतलब मेवात सिंस एंशिएंट टाइम्स या सिंस मिडिवल टाइम्स हम देखते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है और ये लगातार परेशानी रही है लगभग सारे किंगडम्स के लिए। गॉट इट? ठीक है। तो दिस इज द मेवाती हैड बिकम सो बोल्ड टू प्लंडर द पीपल आउटस्कर्ट्स ऑफ द दिल्ली टू डील विद दिस एलिमेंट बलबन ऑर्डर्ड स्टर्न पॉलिसी इन मेवात मेनी वर किल्ड इन द एरिया ऑफ बदायूं राजपूत स्ट्रॉन्गहोल्ड वर डिस्ट्रॉयड। बलबन was an autocratic man, ruled in an autocratic manner and had to debate the मतलब बेसिकली उनको चाहते किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पे अपनी जो फोर्सेस को बचानी है। तो उस कंडीशन में इन्होंने पूरी जो हो सकता है जितनी पावर सबके सब लड़ाई सब लगा दी। बलबन was determined to break the power of Chalgani and to keep himself well informed he appointed spies मतलब जासूस। अब he organized a strong centralized army both to deal with internal disturbance and to repel द मंगोल्स, मतलब बेसिकली स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई जिससे कि इन्होंने मंगोलों को भी बाईपास किया और इंटरनल रेबेलियन को भी कंटेन किया। बलबन रीऑर्गेनाइज मिलिट्री डिपार्टमेंट इनटू दीवाने अर्ज। अब इस तरह का नाम बहुत आएंगे, ठीक है, इसको हमें समझना है कि हर वर्ड का मतलब क्या है। दीवाने अर्ज एंड डिप्लॉयड द आर्मी इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री टू पुट डाउन द रिबेलियन। मतलब आर्मी को स्टैंडिंग ऑर्डर दे रखे थे कि अगर कोई रिबेलियन करता है तो टेक द मोस्ट वर्स्ट एक्शन जो आप ले सकते हो, जो सबसे बुरा आप कर सकते हो कर दो सीधा। बाकी वो रिबेल को हटाने का तरीका ही वही था। द डिस्टर्बेंस ऑफ मेवात, दोआब, अवध, कटिहार वर ruthlessly suppressed. Balban also secured control over Ajmer and Nagaur in the eastern part of Rajasthan, but his attempt to capture Ranthambore ग्वालियर कैप्चर नहीं कर पाए। रेस्ट ऑफ द थिंग दे कैप्चर्ड वेरी वेल। ठीक है। Now, in order to impress the people with strength of his government, Balban maintained a magnificent court. मैंने बताया था कि he maintained a very magnificent, very huge court, और उस कोर्ट के अंदर बेसिकली what he was trying to do, he was trying to psychologically control the nature of the people. अगर कोई आता था कि इस नौबत से कि हम इससे बहस करेंगे, इससे बात करेंगे, वो कर ही नहीं पाता था। बस he refused to joke in the court, मतलब ना हंसना अलाउड था, ठीक है। इवन ही गेव अप ड्रिंकिंग वाइन सो दैट कि नोबडी कैन सी हिम इन द नॉन सीरियस मूड। नॉन सीरियस मूड में कोई बलबन को देखे ही नहीं, तो ही गेव अप ड्रिंकिंग। ही आल्सो इंसिस्टेड द सजदा, प्रोक्रास्टिनेशन एंड पैबोस, किसिंग ऑफ द फीट ऑफ द मोनार्क ऑफ इन द कोर्ट। बलबन वाज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। By asserting his monarchy, Balban strengthened and in 1287 में क्या हुआ? His death, nobles raised to grandson कायकाबाद to the throne and ultimately कायकाबाद के बाद जो है नेक्स्ट डायनेस्टी आ चुकी थी।